आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपके रूम के साइज के हिसाब से आपको कितना बड़ा एसी खरीदना है, यानी कि कितने टन का एसी खरीदना है। लेकिन ये तो सभी बताते हैं, मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसका ध्यान रखना जरूरी है जब भी आप डिसाइड करें कि आपको कितने टन का एसी खरीदना है। आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपने जितने टन का एसी खरीदा, क्या एसी सच में आपको उतनी टनेज दे रहा है, क्या एसी सच में आपको उतनी कूलिंग दे रहा है। आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि एसी के इंडोर यूनिट के साइज से क्या फर्क पड़ जाता है, क्या हमें बड़ा इंडोर यूनिट लेना चाहिए या फिर हमें छोटा इंडोर यूनिट लेना चाहिए। और भी कई ऐसी बातें आपको मैं बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखनी है एक एसी खरीदते वक्त, ताकि आपको कोई भी सेल्समैन लूट ना पाए और गलत प्रोडक्ट जो है वो नहीं बेच पाए, आप चाहे ऑनलाइन खरीदें या फिर ऑफलाइन खरीदें। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सकता है कि वीडियो के एंड तक आप इतने एक्सपर्ट बन जाएं कि इसके बाद आपको टॉप 5 या फिर टॉप 10 एसीज की वीडियो देखनी ही ना पड़े। वैसे अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन एयर कंडीशनर्स के लिंक्स चाहिए तो फ्लिपकार्ट के वो सभी एयर कंडीशनर्स जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट जो है वो टैग कर दिए हैं, आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स में आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, आपका मनपसंद एसी यहाँ पे आपको जरूर मिल जाएगा। इन सभी एसीज को मैं रिकमेंड करता हूँ। अब चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि कोई भी हमें जो है ना गलत चीज ना बेच पाए। अब सबसे पहली चीज हमें देखना है एसी खरीदते वक्त कि हमें कितना बड़ा एसी लेना है, अपने रूम के साइज से कितना बड़ा एसी लेना है। अगर मैं थ्योरेटिकली आपको बताऊं तो अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 90 से 110 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए। 150 से 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आपको 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। करीब 200 से 220 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है तो आपको 2 टन का एसी सही बैठता है। और अगर 250 से 300 स्क्वायर फीट तक का रूम है तो 3 टन का एसी आपके लिए सही बैठता है। अब ये तो आपको सभी बताते हैं, लेकिन अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आपके रूम का साइज अगर इससे भी बड़ा होता है तो आप 0.5 टन करके धीरे धीरे जो है ना वो एसी की टनेज बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से आपका एसी का टनेज जो है फाइनली डिसाइड होता है। अब यहाँ पे पहली चीज, अगर आपके रूम में एयर लीकेज बहुत ज्यादा है या फिर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है एटलीस्ट करीब दिन के 1/3 हिस्से में, तो फिर जो मैंने ये टेबल आपको बताया है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ज्यादा टनेज का एसी लेना पड़ेगा। करीब 0.5 टन जो है ना उसको बढ़ा दीजिए, यानी कि अगर आपके रूम के साइज के हिसाब से 1 टन का एसी आता है तो आप एक्चुअली 1.5 टन का एसी लीजिए ऐसे केस में। नंबर 2, अगर आपका काफी बिजी शॉप या फिर काफी बिजी शोरूम है, और होना भी चाहिए, कस्टमर्स की भीड़ जो है ना शॉप्स एंड शोरूम्स में लगी रहनी चाहिए, तो ऐसे केस में आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी प्रेफर करना चाहिए और हायर देन नॉर्मल टनेज लेना चाहिए, यानी कि जो भी टनेज उस शॉप के साइज के हिसाब से निकल के आती है उससे करीब 0.5 टन आपको ज्यादा लेना चाहिए। नंबर 3, अगर आपका लेस बिजी शॉप या फिर थोड़ा सा कम बिजी शोरूम है, यानी कि जिसके दरवाजे काफी टाइम तक जो है ना बंद ही रहते हैं, तो वहां पे आप एक इन्वर्टर एसी ले सकते हैं और वहां पे जितना टनेज जो है ना निकल के आता है आपके साइज के हिसाब से उतना ही टनेज का आपको एसी लेना चाहिए। नंबर 4, अगर आपका रूम टॉप फ्लोर पे है या फिर आपके रूम के ऊपर छत है जहां पर कॉन्स्टेंटली सारा दिन सूरज की रोशनी गिरती रहती है, तो अगेन आपको नॉर्मल से ज्यादा टनेज का एसी लेना चाहिए। नंबर 5, अगर आपके रूम के साथ अटैच्ड किचन है तो वहां पर तो आपको 0.5 नहीं बल्कि 1 टन और एक्स्ट्रा टनेज अगर आप लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि यहाँ पे किचन के होने के वजह से आपके रूम का टोटल साइज भी बढ़ जाता है और किचन के होने के वजह से वहां से जो हीट है वो बहुत ज्यादा रूम की तरफ रेडिएट होती है, जिससे आपके रूम में जो कूलिंग है वो करने में एसी काफी स्ट्रगल करता है। इसलिए आपको थोड़े से ज्यादा टनेज का एसी लेना चाहिए ऐसे केस में। एंड नंबर 6, ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी, अगर आपके रूम का जो साइज है वो छोटा है, लेकिन अगर आप गलती से या फिर किसी भी रीजन से आप एक बड़ा एसी खरीद लेते हैं, लेट्स से आपका एक 90 स्क्वायर फीट का ही रूम है लेकिन आप एक 1.5 टन का एसी खरीद लेते हैं जो कि 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए सही माना जाता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको ज्यादातर वीडियोस में, इवन कि मैं भी अपने पुराने वीडियोस में बताया करता था कि रूम के साइज के हिसाब से ही एसी होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो है एसीज में आपको कन्वर्टेबल फीचर बहुत ज्यादा मिलने लग गया है। ऑलमोस्ट सभी एसीज में आपको 5-in-1, 6-in-1, 7-in-1, इवन आपको पैनासोनिक एसीज में तो 8-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप थोड़े से ज्यादा बड़े साइज का एसी ले भी लेते हैं तो वो एसी अपने सबसे लोएस्ट कैपेसिटी पे या फिर
थोड़े से और ज़्यादा कैपेसिटी पे वो एसी चल सकता है और आपके छोटे रूम को भी वो सही तरीके से जितना कूलिंग जो है ना वो करना है वो कर सकता है। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसीज होते हैं वैसा एसी आप ज़्यादा बड़ा एसी एक छोटे रूम के लिए अगर लगाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन एक इन्वर्टर एसी में जहाँ पे स्पेशली आपको कन्वर्टेबल फीचर मिल जाता है वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए अगर आपको सस्ते में ज़्यादा टनेज का एसी मिल रहा है तो लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप जान पाएंगे कि आपका जो एसी है वो आप जितने भी टनेज का खरीद के लाए हैं क्या वो सच में उतने ही टन का एसी है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे सेल्समैन या फिर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वहां पे कुछ भी लिखा हो, आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको हर एक एसी में सिर्फ और सिर्फ स्टार रेटिंग लेबल देखना है। एसी में स्टार रेटिंग के अलावा भी और भी कई स्टिकर्स लगे होते हैं जहां पे लिखा होता है मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी सो एंड सो, और वो काफी मिसलीडिंग होता है। लेकिन अभी अगर आप स्टार रेटिंग लेवल देखते हैं किसी भी एसी का तो वहां पे आपको मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी एट 100% लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी एट 100% में आपको वॉटेज में जो भी वैल्यू देखने को मिलेगी उस वैल्यू को आप 3500 से डिवाइड कर दीजिए। टू बी मोर एग्जैक्ट 3517 से डिवाइड करना होता है, बट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप 3500 से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है वही है एसी की रियल टनेज, बल्कि वो नहीं है जो कि ब्रांड क्लेम कर रहा है या फिर जो सेल्समैन क्लेम कर रहा है। और यहाँ पे काफी एसीज में इवन कि मेरे किसी जानकार के साथ अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि वो एक शॉप में गए, शॉप का नाम मैं नहीं बताऊंगा, काफी पॉपुलर है, और वहां पे मैं एसी का नाम भी नहीं बताऊंगा कौन सा एसी है, लेकिन उस एसी के ऊपर स्टार रेटिंग लेवल के अलावा भी एक स्टिकर लगा हुआ था जहां पे लिखा था ये करीब 5500 वॉट तक की कूलिंग कैपेसिटी डिलीवर करता है। मैक्स कूलिंग कैपेसिटी 5500 वॉट, और 5500 वॉट दोस्तों 1.5 टन से भी ज्यादा निकल के आता है। अब एक बात का ध्यान रखना कि ब्रांड आपको कभी भी उतने पैसे में एक्स्ट्रा नहीं देगी, कम जरूर दे सकती है, ज्यादा कभी नहीं देती है। इसलिए यहाँ पे अगर एसी के ऊपर 5500 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी लिखी है तो वो मिसलीडिंग है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी लिखी है। बेसिकली वो ब्रांड ये बताना चाह रहा है कि ये इसका जो कन्वर्टेबल फीचर है जब वो हाईएस्ट टनेज पे चलेगा जहां पे एसी सिर्फ 40 मिनट के लिए 116% कैपेसिटी पे चलता है, तब वो 5500 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी निकाल के देता है। लेकिन नॉर्मल जब एसी चलता है 100% कैपेसिटी पे तब उस एसी के स्टार रेटिंग लेवल पे कितनी कूलिंग कैपेसिटी लिखी थी, वो 4800 वॉट की थी, जो कि बहुत कम है, करीब 1.3 टन है। तो यहाँ पर आप 1.5 टन के एसी के पैसे पे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको 1.3 टन मिल रहा है, लेकिन एसी के ऊपर लिखा है मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 5500 वॉट, जो कि 1.5 टन से भी ज्यादा आती है। तो इस तरीके से जो है ना सेल्समैन भी हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और कई बार हमें ब्रांड्स भी जो है ना मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपको जब भी एसी खरीदना है आपको सीधा स्टार रेटिंग लेवल पे जाना है, उसका कूलिंग कैपेसिटी एट 100% चेक करना है, जो भी वैल्यू वहाँ वॉटेज में लिखी हुई है उसको 3500 से डिवाइड कीजिए, तब जो टनेज निकल के आएगी, जो वैल्यू निकल के आएगी वो है उसकी एक्चुअल टनेज, और तब डिसाइड कीजिए कि आपको वो एसी लेना है या फिर नहीं लेना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे और वहां आ जाता है कोटिंग ऑन द फिन्स एंड द कॉइल्स। अब यहाँ पे आपको आजकल सभी एसीज में कॉपर कॉइल्स ही देखने को मिलते हैं और सभी ब्रांड्स आपको 100% प्योर कॉपर कॉइल्स जो है ना वो बताती है। हालांकि यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि यहाँ पे काफी ऐसे जो सस्ते या फिर लोकल ब्रांड्स है या फिर नॉट दैट वेल नोन काइंड ऑफ ब्रांड्स हैं, वहाँ पे एसीज के कॉइल्स में कॉपर भी होता है, लेकिन जो बेंड्स होते हैं ना वहाँ पे वो एल्यूमिनियम होता है या फिर कोई और एलॉय होता है, जहाँ से जो है ना ज़्यादातर लीकेज गैस की हो जाती है। हालांकि इसमें आप जो है ना कुछ खास कर नहीं सकते हैं, आपको जो है ना एक अच्छे ब्रांड का एसी ही लेना चाहिए। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, ताकि वहाँ पे गारंटी हो कि आपको ओवरऑल जो भी कॉइल है कहीं पे भी आपको मिलावट नहीं मिल रही है, प्रॉपर आपको कॉपर के ही कॉइल्स देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं सीधा अपने फिन्स के कोटिंग में, क्योंकि एसी के जो फिन्स होते हैं ये तो एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं और ये हमारे कॉपर के कॉइल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और हमारे एसी में जो है ना सही तरीके से हीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो फिन्स होते हैं यहाँ पे आपको काफी टाइप की कोटिंग्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि एक्वा क्लियर कोटिंग, जिसमें आपको कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता है पर इपॉक्सी की एक कोटिंग होती है। दूसरा है एक ब्लू कलर की कोटिंग, जो कि आपको मैक्सिमम एयर कंडीशनर्स में देखने को मिल जाएगा। तीसरा है गोल्डन कोटिंग और यहाँ पे आपको एक ओशन ब्लैक कोटिंग भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इन सभी कोटिंग्स में से गोल्डन कोटिंग थोड़ा सा मैं बेहतर इसलिए मानता हूँ कि मैंने ज़्यादातर एयर कंडीशनर्स जहाँ पे गोल्डन कोटिंग आता है मैंने काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी उनकी देखी है।
और खास करके LG के एयर कंडीशनर्स में जहाँ पे बाहर में आपको आउटडोर में गोल्डन कोटिंग और इंडोर में आपको ओशन ब्लैक कोटिंग मिल रही है, वहां तो आपको काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी मुझे देखने को मिली है। हालांकि ये सभी जो कोटिंग्स हैं आपस में ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट देन स्टिल जस्ट टू कंपेयर यहाँ पे मैंने गोल्डन कोटिंग्स को थोड़ा सा बेहतर कहा है। कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको कॉपर कॉइल्स ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं और वहां पे आपको कॉपर कॉइल्स में भी कोटिंग देखने को मिल जाती है, और वहां पे आपको चाहे फिन्स में ब्लू कोटिंग या फिर एक्वा कोटिंग ही मिल जाती है, पर फिर भी वो एसी काफी ड्यूरेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना केस बाय केस चीजें मैटर करती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन, वो है साइज ऑफ इंडोर यूनिट। अब यहाँ पे मैं भी अपने काफी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि भैया इसका जो इंडोर यूनिट है ये करीब 95 सेंटीमीटर का है, इसका इंडोर यूनिट है 83 सेंटीमीटर का है। तो भाई 95 सेंटीमीटर का बड़ा इंडोर यूनिट और 83 सेंटीमीटर का थोड़ा सा छोटा इंडोर यूनिट का क्या कोई फायदा या फिर नुकसान होता है? अब यहाँ पे आप एक चीज जो है ना डेफिनेटली समझ सकते हैं कि जितना बड़ा इंडोर यूनिट होगा आपका जो ब्लोअर है उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है और वहां पे हवा जो है ना वो ज्यादा बड़े एरिया से बाहर निकलती है। जनरली बड़े इंडोर यूनिट होने की वजह से जो आपकी एयर थ्रो है वो ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा दूर तक जाती है और अब एसी से काफी दूर भी बैठे हों आपको एसी की डायरेक्ट हवा जो है ना वो फील होती है। लेकिन जो छोटा इंडोर यूनिट होता है जनरली उसका जो एयर फ्लो है थोड़ी सी कम होती है, उसका जो एयर थ्रो है वो भी ज्यादा दूर तक जनरली नहीं होता है। तो वैसे ये कोई थंब रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली कोशिश कीजिए अगर आपको बड़े साइज का इंडोर यूनिट मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे और ये थोड़ा सा ना इंस्टॉलेशन के साथ रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको सभी एयर कंडीशनर्स में ना जनरली बॉक्स में आपको 3 मीटर की कॉपर की जो कॉयल है, जो कॉपर की जो पाइप है बेसिकली, वो आपको ऑलरेडी इन द बॉक्स मिल जाती है, जो पाइप बेसिकली आपके इंडोर को और आउटडोर को कनेक्ट करती है। इसी पाइप के बीच में से गैस भी गुजरती रहती है। आपका जो डिस्टेंस बिटवीन द इंडोर यूनिट एंड जो आउटडोर यूनिट है वो जितना कम से कम हो उतना ही बेहतर होता है। इससे आपके एसी की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा अच्छी निकल के आती है। एफिशिएंसी से मेरा मतलब है आपका इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट जितना नजदीक होता है एसी उतने ही कम बिजली कंज्यूम करके ज्यादा बढ़िया कूलिंग करता है। जितना ज्यादा आपका इंडोर जो है वो आउटडोर से दूर होगा गैस को उतनी ही लंबी पाइप में से गुजरना पड़ता है। फ्रिक्शन के कारण और भी काफी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो है ना गैस सही तरीके से कूल नहीं हो पाती है, गैस दोबारा से हीट अप हो जाती है और इतनी अच्छी एसी की एफिशिएंसी निकल के नहीं आती है। अब देख लेना जितना पास हो सके उतना पास आपको इंडोर आउटडोर को लगाना है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे और वो है स्टेबलाइजर। क्या आपको एसी के साथ स्टेबलाइजर लेना चाहिए? क्या अगर एसी के अंदर स्टेबलाइजर इनसाइड टेक्नोलॉजी है तो भी क्या आपको स्टेबलाइजर लेना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप एक इन्वर्टर एसी ले रहे हैं फिर तो आपको 100% एक स्टेबलाइजर जरूर लेना चाहिए। हालांकि मैं एसीज को काफी सालों तक बिना स्टेबलाइजर के भी चला चुका हूं और विद स्टेबलाइजर भी चला चुका हूं, लेकिन यहाँ पे स्टेबलाइजर लेने का फायदा इसलिए है क्योंकि आपके इन्वर्टर एसी में तो इंडोर में भी एक पीसीबी लगा होता है और आउटडोर में भी एक पीसीबी लगा होता है और एक पीसीबी में आपको वारंटी डेफिनेटली मिलती है और ज्यादातर आपको 5 साल की वारंटी पीसीबी पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको पीसीबी में जो वारंटी मिलती है वहां पे वोल्टेज सर्ज कवर्ड नहीं होता है, यानी कि अगर अचानक से हाई वोल्टेज आ जाए और आपका पीसीबी खराब हो जाए तो वहां पे वो वारंटी में कवर्ड जनरली नहीं होता है। अगर छोटे मोटे फ्लक्चुएशन के कारण अगर आपका पीसीबी खराब होता है तो वो कवर्ड हो जाता है वारंटी के अंदर, और अगर एक बार पीसीबी खराब हो जाता है तो वहां पे आपको करीब 10 से 15 हजार रुपए पीसीबी पे लग जाते हैं, क्योंकि एसी का सबसे कॉस्टली पार्ट पीसीबी होता है और ये हमेशा अवेलेबल भी नहीं रहता है। इसीलिए आपको एक स्टेबलाइजर जरूर लेना चाहिए। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे और वो है डिसाइडिंग द बजट ऑफ द एसी। जब भी आप एसी का बजट डिसाइड करें सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पॉकेट के हिसाब से आपको कौन सा एसी लेना है, लेकिन इस बजट में हमेशा आपको कुछ चीजें और जोड़नी चाहिए। जैसे कि बाहर अगर एसी के स्टैंड लगना है जिसके ऊपर आउटडोर यूनिट रखा जाता है तो उसके करीब 600-700 रुपए आपको और ऐड करने पड़ते हैं, प्लस आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस जो ही करीब 1500 रुपए नियर अबाउट आता है वो भी आपको ऐड करने होते हैं। प्लस अगर आपका पुराना एसी लगा है तो उसको अनइंस्टॉल करने के लिए भी टेक्नीशियन पैसे लेता है, उसके पैसे भी आपको ऐड करने पड़ते हैं। प्लस अगर आपको एक स्टेबलाइजर भी लेना है तो आपको उसके पैसे भी एसी के बजट में ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीजें जो है ना बजट में ऐड करनी पड़ती हैं, उसके बाद अपना फाइनल बजट आपको निकालना चाहिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एसी के ही कॉस्ट के हिसाब से बजट डिसाइड करेंगे तो आप एसी लेकर आएंगे फिर उसको इंस्टॉल करवाते वक्त आपको करीब 6-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा और लग जाएंगे और तब जो है काफी मुश्किल हो जाती है।
अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है एक्सटेंडेड वारंटी। क्या हमें एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए? आपको एक्सटेंडेड वारंटी डेफिनेटली लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि उस एक्सटेंडेड वारंटी में कवर्ड क्या है। अगर आपका इंडोर आउटडोर के जो कॉइल्स हैं वो कवर्ड है, गैस की रीफिलिंग है वो कवर्ड है, तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड और आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए। और हाँ, पीसीबी भी कवर्ड होना चाहिए। अगर ये सब चीजें जो है ना एक्सटेंडेड वारंटी में कवर्ड है तो आप डेफिनेटली उसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे बाकी फीचर्स बस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। इनके ना होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इनके होने से आपकी लाइफ थोड़ी सी और आसान बन जाती है। जैसे कि स्मार्ट फीचर्स, यहाँ पे एसी को अपने मोबाइल पे दिए गए एक ऐप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जियो फेंसिंग मिल जाती है, एनर्जी मैनेजर मिल जाता है। अगेन आपके मोबाइल पे दिए गए ऐप के थ्रू जो है ना आप एसी को किसी रिमोट लोकेशन से ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप कितनी बिजली की जो कंजम्पशन है उसको आप बचा सकते हैं। प्लस आजकल काफी एयर कंडीशनर्स में एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिलती है, यानी कि एसी काफी सुंदर सुंदर बनाए जा रहे हैं जिनके ऊपर जो है ना एम्बिएंट लाइटिंग भी दी जा रही है, जिससे एसी दिखने में बहुत सुंदर और एस्थेटिक लुक उनमें देखने को मिलता है। तो यही थे मेन फीचर्स एयर कंडीशनर में जिनका आपको जरूर ध्यान रखना है जब भी आप एसी खरीदने जाएं। और यहाँ पे जो पहले के करीब 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी इंसान आपको जो है ना कोई गलत प्रोडक्ट बेच सकता है। लेकिन अगर आपको पता हो कि कूलिंग कैपेसिटी कितनी है और टनेज कितनी है, उस हिसाब से जो है ना आप सही एसी खरीद सकते हैं और आपको कभी भी दुखी नहीं होना पड़ेगा। बाय द वे, यहाँ पे जो लिंक्स दिए हुए हैं इनके थ्रू भी अगर आप एसी खरीदते हैं तो आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से क्यूरेट किए हैं। और यहाँ पे जो एसीज है ना इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।